I'm the only royal which has been on the Kardashian show. Exactly. so the पर मैं ये कहता हूँ कि क्यों हमें किम कार्डेशियन की जरूरत पड़ी बदलाव लाने की? हाँ, क्या हम लोग हमारी संस्कृति को नहीं देख सकते? एक केस मद्रास हाईकोर्ट में केस लड़ रहे थे, एक लेस्बियन कपल लड़ रहे थे। उसमें जस्टिस आनंद वेंकटेश करके जज थे चेन्नई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के। उन्होंने इतना अच्छा चुकादा दिया। उन्होंने बोला अगर LGBT कम्युनिटी को सच्चे मायने में अगर हक देना चाहिए तो पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है और हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को LGBTQI मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ऐसा एक जज ने बोला है। मैं मुंबई के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ा हूँ, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल। मस्ट हैव हर्ड द नेम। वहाँ पे सब बॉलीवुड के बच्चे पढ़ते थे। इनफैक्ट बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल इतना मशहूर था, उसको वो लोग हमको चिढ़ाते थे, बोलते थे बॉम्बे स्नॉबिश स्कूल। उसमें सब बॉलीवुड के बच्चे वगैरह पढ़ते थे हमारे साथ में। और हमारे स्कूल में जब बायोलॉजी की का क्लास था और उसमें हमको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जब टीचर आती थी पढ़ाने के लिए, पता है वो क्या पढ़ाती थी हमको? सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीब्रास एंड लायंस। तो मैं सोचता था कि हमको भाई बड़े होकर ज़ीब्रा के साथ से सेक्स नहीं करना है, जिराफ के साथ नहीं करना है, क्यों हमको जानवरों का बता रहे हैं? ह्यूमन प्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में क्यों नहीं टीचर्स बात कर सकती? तो ये स्थिति है हमारे देश की कि मेरे पिताजी मेरे से अगेंस्ट थे। मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया था, राज परिवार में से बेदखल कर दिया था जब मैं बाहर आया। अभी आज वही पिता है जिसने मुझे 15 एकड़ ज़मीन दान में दी है और उसमें मैं भारत का सबसे पहला LGBT आश्रम बना रहा हूँ। और उस आश्रम का जीर्णोद्धार भी मेरे पिताजी ने किया। क्या बात। तो आप देखो कितना बदलाव आया है। एक पिता जिसने मुझे घर से निकाल दिया था और उसी पिता ने आज मुझे ये एक दान स्वरूप, एक हमारी बहुत पुरानी एक प्रॉपर्टी है 1920s में मेरे परदादा ने डेवलप की थी, वो 15 एकड़ उन्होंने मुझे दान में दी और उसका फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने ले किया है। तो ये बदलाव क्यों आया है? क्योंकि मैंने उनको एजुकेट की। आपकी जो कम्युनिटी है उसके बारे में लोगों को सोचना या लोगों का नजरिया कितना चेंज हुआ? तो देखो, मैं अगर सही मायने में बोलूँ ना तो HIV और एड्स के आने के बाद में काफ़ी बदलाव आया है। ऑलराइट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। आज जिस शख्सियत का मैं पॉडकास्ट लेने जा रहा हूँ, जिनसे बात करने जा रहा हूँ, वो राज पिपला के फ्रेंड्स हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने ओपनली एक वक्त में कहा कि मैं गे हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि एग्जैक्टली उनकी मेंटालिटी, उनके बारे में, उनकी कम्युनिटी के बारे में क्या है। बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हु इज मानवेंद्र सिंह गोहिल। So without any further ado, let's get started. हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच। आपने आज के इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। आई नो यू आर बिजी पर्सनैलिटी। मुझे बताया था मानस ने कि आपसे मैं बात करूं और बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी आपके बारे में, ऐसी खास करके जो लोग जानते नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए, आप कैसा फील कर रहे हैं अभी के टाइम में? अभी के टाइम में अच्छा लग रहा है। अभी इलेक्शन का माहौल है एंड मैं वोट दे के आया हूँ। पूछ सकता हूँ किसको वोट दिया? मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि मैं ऐसे शख्सियत को वोट दे के आया हूँ जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो जाए और हमारा देश तरक्की करे। तो उस हेतु से मैं वोट दे के आया हूँ। देश के भविष्य की बात कर रहे हैं आप LGBTQ कम्युनिटी के बहुत ही फर्म मेंबर हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। तो उनका भविष्य आप इंडिया में किस तरीके से देखते हैं? बहुत सी चीजें चेंज हुई है इन 5-10 सालों में, पर स्टिल ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, जिनको चेंज करना जरूरी है? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, सही बात बताई, काफ़ी चेंजेस आए हैं। जब बाहर आया था, कम आउट हुआ था 2006 में, तब से लेकर अभी तक काफ़ी बदलाव आया है। धीरे आया है, जितना हमको अपेक्षा थी इतना जल्दी नहीं आया है, लेकिन
बेटर लेट देन एवर। तो लेकिन जो हमें लगता है कि अभी जो आने वाले दिनों में होना चाहिए, हमारा एक प्रतिनिधि बहुत ज़रूरी है, खास करके पार्लियामेंट में या मतलब असेंबली में एक वैसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारी कम्युनिटी से हो और जो हमारा प्रतिनिधि पॉलिटिक्स में करे। तो आई थिंक वो उस चीज़ की उस चीज़ के ऊपर हमको वर्क करना ज़रूरी है, ताकि हम वो समाज के सामने हमारी जो तकलीफ़ें हैं, जो हमारे जो मुद्दे हैं, वो हम ला सकें। बहुत सही बात बोली सर आपने। तो पार्लियामेंट में मैं अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप ही को मौका दिया जाए पार्लियामेंट में LGBTQ कम्युनिटी का मेंबर बनने का और उनकी बातें, उनके क्वेश्चंस, उनके इश्यूज रेज करने का, तो ऐसे कौन से टॉप 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में रेज करने चाहिए फॉर द LGBTQA कम्युनिटी? देखो, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि हमारी एजुकेशन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली हम लोग बेसिक सेक्स की बात नहीं करते हैं। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी सेक्स एनसाइक्लोपीडिया लिखी गई है, जिसका नाम है कामसूत्र। फिर भी हमारे यहाँ पे अभी भी लोग सेक्स के बारे में बात करने से शर्माते हैं। इसलिए जब सेक्स एजुकेशन ही नहीं है हमारे स्कूल में और कॉलेज में, तो फिर सेक्सुअलिटी, जेंडर और ये इश्यूज़ के ऊपर बात कहाँ से होगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमें इसका सल्यूशन लाना है कि हम कैसे भी करके हमारे एजुकेशन में बदलाव लाएं, इसमें ये इश्यूज़ डिस्कस हो बच्चों के साथ में। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि शुरू से ही करें, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स की जैसे एज हो वैसे वैसे इस इश्यूज़ को लेकर अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो मैं सोचूंगा कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स, आज का जो यूथ है वो हमारा कल का भविष्य है। तो उससे काफ़ी बदलाव आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारा लीगल सिस्टम, हालांकि हमारे देश में बहुत अच्छे कायदे बने हैं, बनते आ रहे हैं, लेकिन वो उन कायदों का पालन नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए। अभी 2018 में हमको फ्रीडम मिला। हमारा एक कानून था, कानून 377, उससे हमको छुटकारा मिला। लेकिन अभी वो चीज़ को 6 साल हो गए, अभी भी वो कानून लोगों को मालूम नहीं है। और लोग को, हाँ, दूसरा क्या, हम लोगों को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम नहीं है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान में से माना जाता है। लेकिन आप एक सर्वे करके देखो, भारत में कितने लोगों को संविधान मालूम होगा? ट्रू सर, किसी को भी नहीं। आप मुझे पूछेंगे तो मुझे भी पूरी तरीके से पता वही नहीं तो। है जब आप हालांकि हम अगर संविधान हमारा पढ़ेंगे ना, तो उसमें इतने हक दिए गए हैं हर एक भारत के नागरिक को, पर हमको इसके बारे में एहसास ही नहीं है। तो हम लोग हमारा फायदा उठाते हैं और लोग हमें, हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इसलिए ये सब चीज़ भी इसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है। ऑलराइट, तो एक आपने कहा एजुकेशन, एक आपने कहा लॉज जी, उसके ऊपर हाँ, रिफॉर्म्स होना और टाइम टू टाइम उसका इम्प्लीमेंटेशन हाँ, बहुत जरूरी है। और ऐसी कोई चीजें जिसको आप रेज करना चाहो? हाँ, देखिए, दूसरा क्या है ना, जैसे अभी ST/SCs को बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि उन लोगों के साथ में शुरू से भेदभाव हुआ है, उनके मानव अधिकार का उल्लंघन किया। तो हम नहीं कहते हैं कि हमारे लोगों के साथ में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो मिले। तो अगर गवर्नमेंट तो कह रही है कि अभी बहुत सी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी लेकर आए हैं, बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आप क्या चाहते हैं और किन किन मतलब चीजों में LGBTQ कम्युनिटी को और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए? जैसे मैं उदाहरण के तौर से कहूँगा तो एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी स्कूल ड्रॉप आउट देखने को मिलते हैं। स्कूल में बुलिंग होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसमें भी लोग एजुकेशन नहीं लेना चाहते। एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनका लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा। तो राइट टू एजुकेशन हर एक नागरिक का हक है, तो हर एक स्टूडेंट को एजुकेट होना जरूरी है और उनके साथ में भेदभाव नहीं हो, ये बात का ख्याल रखना चाहिए। मेडिकल फील्ड में भी वैसा इशू है। अगर हमारी कम्युनिटी के लोग कोई अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनके साथ वहाँ पे भी भेदभाव होता है। जॉब में हो रहा है। मैं कितने बार मैंने लड़ा हूँ कॉर्पोरेट्स के साथ में। उनको अगर वो खुल के बाहर आते हैं कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, तो प्रमोशन नहीं मिलता है आज भी। हाँ, आज की तारीख में भी। तो ये क्यों हो रहा है?
मतलब ये हमारी तो कोई गलती नहीं है कि हम ऐसे हैं इसलिए हमको क्यों प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। अगर वो आदमी हार्ड वर्किंग है, यू शुड गिव प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड नॉट सेक्सुअलिटी। अगर एक बंदा गे है और उसका अच्छा मेरिट है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, और एक बंदा है जो गे नहीं है और उसका मेरिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो उसको प्रमोशन मिल जाता है। ये तो इट इज नॉट राइट ना, इट्स नॉट बेइंसाफी हुई व्यक्ति के साथ, उसका मॉरल डाउन हो जाता है ना। True. देखिए इसलिए अगर आप देखेंगे तो कितना मैं उसको एक अंग्रेजी का शब्द है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, भारत को प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी। इतना अच्छा, इतने ब्रेन्स हैं भारतीय लोग में, वो लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो क्या हम चाहते हैं कि भारत का जो विकास हो उसकी जगह उसका ऑपोजिट हो? जस्ट बिकॉज कि आपके पास में ब्रेन है और आप वो व्यक्ति को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो Just because of sexuality. जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये सब चीज में बदलाव मुझे लगता है कि आना चाहिए। सर थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग आज भी ये समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली गे मेंटालिटी, लेस्बियन मेंटालिटी, ट्रांसजेंडर मेंटालिटी है क्या। ये बचपन से है या एक वक्त आने के बाद पता लगता है, या ये सिर्फ इंसान अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि नहीं मैं इस तरफ नहीं हूं तो शायद मे बी मैं इस तरफ हूँ, इज नॉट श्योर। थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कीजिए। देखो मैं जब ये उत्तर दूंगा तो आई विल गिव योर ओन एग्जांपल। यू आर स्ट्रेट, ओके, तो यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटेड विथ योर हेटेरोसेक्सुअलिटी कि नहीं नहीं मुझे लड़कियों के तरफ लगाव है, अट्रैक्शन है। इट इज फ्रॉम बर्थ, इट इज नेचुरल। उसी तरह से हमारे में भी नेचुरल है। इफ आई एम बॉर्न गे तो मेरे में भी अट्रैक्शन जब से मेरे समय में समझ में आएगी, जब भी हम मेरी सेक्सुअल मेच्योरिटी आएगी तब मुझे नेचुरली अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेम सेक्स होगा। तो इट इज़ नॉट समथिंग बाय चॉइस, इट इज़ बर्थ से है, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नॉर्मल। एंड जैसे व्यक्ति सेक्सुअल मेजॉरिटी एज पे आता है, प्यूबर्टी एज जब क्रॉस करता है, जब हर एक इंसान जब वो पुख्त वय में से गुजरता है तो उसको अपने आप नेचुरल रूप से अट्रैक्शन होना शुरू होता है। अगर वो बाइसेक्सुअल होगा तो उसको दोनों की तरफ अट्रैक्शन होगा, मेल फीमेल। अगर वो गे होगा तो उसको पुरुष की तरफ होगा, लेस्बियन होगी तो उसको स्त्री की तरफ होगा। And if the person is like you, who is straight or heterosexual, if you're a male, you'll be attracted towards a female if you're heterosexual. So it is as simple as that. सर आपने अभी कहा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे कल्चर में बहुत एंशियंट टाइम से इस चीज को बहुत ही खुले तरीके से बताया गया है। तो ये हमारा माइंडसेट एज एन इंडियन कब से चेंज हुआ कि हम इतने कंजर्वेटिव हो गए इस चीज को लेकर कि इसकी बात भी करना नहीं चाहते? बड़ा अजीब सा लगता है, यू नो। किसी भी इंसान को सेक्सुअलिटी के बारे में बात करनी हो, मैं नॉर्मल लोगों की भी बात कर रहा हूँ, मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, जो एक नॉर्मली स्ट्रेट इंसान है वो भी अगर सेक्स की बात करता है या अपनी सेक्सुअलिटी की बात करता है तो वो आज भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ये कब से चेंज आया जबकि हम इतनी खुली संस्कृति थे? हाँ, तो देखो अगर हम हमारी पुरानी संस्कृति को पढ़ेंगे, रामायण है, महाभारत है, इवन कामसूत्र के बारे में मैंने बताया, खजुराहो मंदिर को ले लो, आज इतना पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर, उसमें खुलेआम स्टैचूज है, मूर्तियां हैं जो सिर्फ हेट्रो एरोटिक ही नहीं, होमो एरोटिक भी है, ऐसी मूर्तियां हैं। तो ये बदलाव क्यों आया कि भारत का जो देश है उसमें हम काफ़ी आक्रमण हुए हैं, काफ़ी कल्चर्स इसमें आए हैं। पहले तो हम एक हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे, फिर उसमें दूसरे कल्चर, इस्लाम का कल्चर का आया, इम्पैक्ट आया, पोर्चुगीज़ आए, फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए। और ब्रिटिश के दरमियान मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसका डाउनफॉल हुआ है, खास करके जब क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस थी भारत की, तब 1880 में एक ऐसा कायदा आया जिसमें जानबूझकर ऐसा कायदा लाया गया जिससे करके भारतीय लोग हैरान हो। क्योंकि अगर आपको याद है 1857 में युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, हमारी आजादी का म्यूटिनी, जब उसको म्यूटिनी कहते हैं, जब पहली बार भारतीय ने अंग्रेजों पे आक्रमण करना शुरू किया, तब उनको लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि भारत के लोग दोबारा से ये कदम ना उठाए। तो ये एक आर्टिकल 377 क्वीन विक्टोरिया लेके आई, जिसमें उसने ये बताया कि
हर एक सेक्सुअल एक्ट जो होता है किसी के साथ भी, पुरुष पुरुष स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ में, हर एक सेक्सुअल एक्ट में प्रोक्रिएशन होना जरूरी है, बच्चा उत्पादन होना चाहिए। अगर कोई भी दो व्यक्ति अगर सेक्स कर रहा है, उससे बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन दोनों को गुनहगार ठहरा जाए। अभी आप देखो, एक ऐसा कायदा है हमारे कामसूत्र में, तो ऐसा कुछ उसके उनके विरुद्ध था, लेकिन अभी वो तो भारत की एम्प्रेस थी, तो अभी उसने जो कायदा लेके आए वो पूरे भारत को लागू हो गया, और उससे करके कितने लोग इसमें हमारा डाउनफॉल हो गया, और कितने लोग जो सेक्सुअल जिसको बोलते हैं ना सेक्सुअल फ्रीडम मिला था, वो फ्रीडम हमारे से छीन लिया गया, और हम सब गुनहगार की नजरों में आ गए। लेकिन ये चीज़ सबसे, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर गए 15 अगस्त 1947 में। मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि भारत सरकार ने इतना अच्छा संविधान बनाने के बावजूद भी ये कायदा कैसे बरकरार रखा भारत में। अगर हम कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से छुटकारा पा लिया, तो फिर अंग्रेजों के बनाए हुए कायदों का भी छुटकारा हमको मिलना चाहिए था ना। क्यों ये 1947 से कायदा लेकर 2018 में रद्द हुआ है? इतने साल क्या भारत सरकार कर रही थी कि, तो उसका मतलब ये हुआ ना कि हम अभी भी आजाद नहीं थे, अभी भी पुराने। हाँ, अगर ब्रिटिश का लागू किया, अगर हमको हमारा कायदा बनाना था, तो हम कामसूत्र पे क्यों नहीं बना सकते थे? जब जो इतनी खुली वो किताब है, पूरे दुनिया में वो किताब फेमस है, एक्सेप्ट इंडिया। भारत में कोई उसको पढ़ता भी नहीं है, ना पढ़ना चाहता है। ऐसा क्यों? मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, मैंने वो किताब हर एक देश में देखी है, और लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और हम भारत के लोग हैं और हमको हमारी कल्चर का हमको पड़ी नहीं है। सो दैट इज रॉन्ग ना, क्योंकि तो फिर हम भारतीय नहीं हैं। अगर हमको हमारी संस्कृति से प्रेम नहीं है, तो देन वी आर नॉट इंडियंस। वी शुड नॉट कॉल आवरसेल्व्स इंडियंस, वी शुड कॉल आवरसेल्व्स वेस्टर्नर्स। सर, आपने कहा कि आफ्टर 1857 जो फर्स्ट म्यूटनी हुई थी, उसके बाद ये सारे चेंजेस लाए गए, या ऐसा मैं कहूं कि लोगों के दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में थोपने की कोशिश की गई कि ये कुछ गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यू मीन टू से कि जो अंग्रेजों का हमेशा से रहा है डिवाइड एंड रूल, यस, रिलीजियस बेस पे लड़ा हो, और कुछ एक ऐसा LGBTQI कम्युनिटी या सेक्सुअलिटी के बारे में बोल दो कि वो लाइफ लॉन्ग चलता है। एग्जैक्टली पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदला गया ना। एंटायर एजुकेशन सिस्टम इफ यू सी वाज ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर को अच्छा लगता था वो हमको पढ़ाते थे, जो ब्रिटिशर को नहीं अच्छा लगता था वो हमको नहीं पढ़ाते थे। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, इसलिए मैं जब पहले भी बोल रहा था ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिश हमको पढ़ाना चाहती है। पर सर, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि अभी बहुत हद तक चीजें चेंज हुई है और हो रही है, तो हो रही है। इट इज नॉट दैट। इनफैक्ट अभी मैं आपको 1-2-3 साल पहले का एक एग्जांपल दूं, तो एक केस मद्रास हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे, एक लेस्बियन कपल लड़ रहे थे। उसमें जस्टिस आनंद वेंकटेश करके जज थे चेन्नई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के। उन्होंने इतना अच्छा चुकादा दिया। उन्होंने बोला अगर LGBT कम्युनिटी को सच्चे मायने में अगर हक देना चाहिए, तो पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है, और हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को LGBTQI मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा एक जज ने बोला है। अगर वो एक मद्रास हाई कोर्ट का जज अगर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अगर ये बोल सकता है, तो फिर क्या हम लोग अंधे हैं कि हमको मालूम नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है कि नहीं है? तो आपके अकॉर्डिंग वो बदलाव क्या होना चाहिए सर? मतलब देखिए, बदलाव में मैंने जैसे बोला है कि हर एज में जो उन एज वाइज जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाने की जरूरत है। सेक्स बहुत देखो, सेक्स हम सब करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हाँ, साधु संत वगैरह नहीं करते हैं, वो लोग ने संन्यास्त जीवन बिताना शुरू किया है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल आर हैविंग सेक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इवन एनिमल्स हैव सेक्स। तो फिर जानवर आदमियों तो की क्या बात करो। लेकिन सेक्स के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है। सेक्स एज ए टेबू, नहीं, सेक्स की बात नहीं करनी चाहिए, घर में नहीं बात करते हैं, घर वाले नहीं करते हैं, बाहर वाले नहीं करने देते। उससे क्या होता है, गलत मैसेज जाता है, गलत फहमी। और अभी के बच्चों की तो अभी जनरेशन में तो सब चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो क्यों ना स्कूल के समय में ही बच्चों को सही जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ाया जाए, ताकि
क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जब अपनी सेक्सुअलिटी, लैंगिकता के बारे में लोगों को मालूम पड़ता है, उनको मालूम नहीं किसके साथ बात करें। स्कूल में कोई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ है इंडिया में। एग्जैक्टली, देयर इज नो काउंसलर इन स्कूल, बट घर में माँ बाप के साथ बात करने, ये गलत चीज है, ये तो बात करनी नहीं चाहिए। फॉरगेट अबाउट दैट, इवन मेंस्ट्रुएशन के ऊपर माँ बाप बात नहीं करते। जब एक लड़की जब अपने मेंस्ट्रुअल एज में आती है, उसको नहीं बताया जाता कि उसको मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। तो ये व्हाई डज दैट हैपन? कितने बच्चों को मैं जानता हूँ घर के फैमिली मेंबर ही सेक्सुअल अब्यूज करता है, एंड इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। सब चुपचाप उसको सहन करते हैं, there's nothing is talked about। बड़ा होके बच्चे को ही ऊपर मानसिक असर होता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? शुरू से बच्चों को एक जो एजुकेशन है वो क्यों नहीं दे सकते हम लोग कि ये, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर बदलाव आता है, तो बदलाव आने की भी तैयारी होनी चाहिए। मैं मुंबई के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ा हूँ, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, मस्ट हैव हर्ड द नेम। वहाँ पे सब बॉलीवुड के बच्चे पढ़ते थे। इनफैक्ट बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल इतना मशहूर था, उसको वो लोग हमको चिढ़ाते थे, बोलते थे बॉम्बे स्नॉबिश स्कूल। उसमें सब बॉलीवुड के बच्चे वगैरह पढ़ते थे हमारे साथ में। और हमारे स्कूल में जब बायोलॉजी की का क्लास था, और उसमें हमको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जब टीचर आती थी पढ़ाने के लिए, पता है वो क्या पढ़ाती थी हमको? सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीब्रास एंड लायंस। तो मैं सोचता था कि हमको भाई बड़े होकर जीब्रा के साथ सेक्स नहीं करना है, जिराफ के साथ नहीं करना है, क्यों हमको जानवरों का बता रहे हैं? ह्यूमन प्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में क्यों नहीं टीचर्स बात कर सकती? तो ये स्थिति है हमारे देश की। ऑलराइट सर, बहुत सी चीजें जानने को मिली आपके बारे में। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है पिछले कुछ वक्त में, और शायद ये बदलाव बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है। आप आने वाले 5 साल में ये आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारी बातें आपने कही है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी बहुत हद तक? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि ये आने वाले 5 साल में कितनी सॉर्ट आउट होगी, लेकिन बदलाव जरूर आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि आजकल की जो युवान पीढ़ी है ना, वो बहुत जागृत है। दे डोंट केयर अबाउट पेरेंट्स। वो बोलते हैं माँ बाप को भले ही सेक्स के बारे में नहीं बात करनी, हमें तो जानना है, हम तो बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, आज की तारीख में भी मेरे पास हर वीक में कोई ना कोई स्टूडेंट का मेल आता है, कोई मैसेज आता है, दे वांट टू इनवाइट मी टू देयर स्कूल्स, कॉलेजेस। मैं अभी तक पता है कितने टेड टॉक्स कर चुका हूँ? 19। ओह माय गॉड। आई हैव डन 19 टेड टॉक्स इन स्कूल्स आल्सो। ऐसा नहीं कि स्कूल्स नहीं बुला रहे हैं, मुझे स्कूल्स नहीं बुला रही है टेड टॉक करने के लिए। और इट इज अ स्टूडेंट ड्रिवन TED, you know, is a student driven सर यही तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। हाँ, सोसाइटी में इसकी बात नहीं हो रही है, हाँ, आप ही को इनवाइट किया जाता हाँ, है इस चीज नहीं, पर वो स्टूडेंट ड्रिवन है ना, इसलिए अगर माँ बाप के ऊपर छोड़ेंगे तो लोग नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं नहीं ये चीज नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर स्टूडेंट में अभी वो बदलाव आ रहा है, दिख रहा है। एंड यू नो दैट कि इंडिया इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। तो अगर वो यूथ में बदलाव अगर आ रहा है ना, तो आने वाले 5 साल में जरूर से बदलाव हम देखेंगे। कितना यूथ को हम मजबूत कर सकते हैं, कितने यूथ में हम लोग गलत फहमी निकाल सकते हैं उनके माइंड में से कि सही क्या है गलत क्या है वो। और मेरा कंसंट्रेशन है टुवर्ड्स वर्किंग विद द यूथ पॉपुलेशन। मैं ओल्ड जनरेशन के साथ में इतना काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो तो अभी एक्सपायरी डेट है ना। तो अभी थोड़े टाइम में चले, आई मीन सी दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ ना, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता परमानेंटली, उनका टाइम आएगा तो भी जाएंगे, यू नो। तो अभी उनके पीछे टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, यू नो। आने वाले पीढ़ी के साथ बात करो, यूथ के साथ बात करो, तो इट विल बी मोर प्रोडक्टिव ना। कुछ तो आगे का फ्यूचर को हम बचा सकेंगे नष्ट होने से। ट्रू ट्रू। सर आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, रिसर्च करने की कोशिश की है, ये जानने को मिला कि बचपन से ही आप ऐसे ही थे। उसके बाद एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे खुल के बात करनी चाहिए, आपने खुल के बात की। आपके फैमिली वालों ने उसका बिल्कुल विरोध किया, और बहुत से ऐसे स्टेप्स भी उठाए जिसमें आपको तकलीफ हुई। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगा मुझे ये पूरा छोड़ के मुझे सिर्फ इसी के बारे में बात करनी चाहिए। वो इंस्टिंक्ट, वो गट फीलिंग आपको कैसे मिली? वो किसी के थ्रू मिली, या इट वाज योर इनर कॉलिंग कि आपको ऐसा लगा नहीं आप इसको सबको जाने दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करनी है, इसी तरफ मुझे आगे बढ़ना? हाँ,
तो देखो क्या है ना कि जब व्यक्ति ठोकर खाता है ना तो ठोकर से ही सीखता है। तो मैं देखता था कि भारत में इतना मतलब एक तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, भारत का यूनिकनेस, एक जो भारत में केवल है, अब दूसरे देशों में नहीं है, कि वी आर अ कंट्री वेयर होमो सोशल बिहेवियर इज एक्सेप्टेड। और वो कैसे कि मतलब यू विल फाइंड मेन एंड मेन टुगेदर, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, हर में पुरुष पुरुष के साथ होंगे, कंधे पे हाथ डाले हुए, स्त्री स्त्री के साथ हाथ पकड़ के चल रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। True. पुरुष और स्त्री हाथ क्या पकड़ लिया, पूरी दुनिया, पूरा आकाश नीचे गिर गया है। लोगों को हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कहीं भी होटल में जगह ढूंढने जाओगे, या बड़ौदा में भी कितने प्रॉब्लम्स है, अगर पुरुष पुरुष साथ में लेने जाएंगे तो मिल जाता है रूम। पुरुष और स्त्री डायरेक्ट सर्टिफिकेट लाओ, ये क्या रिश्ता है, तुम्हारी बहन है, भाभी है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, क्या है। सो वी आर अ कंट्री वेयर होमोसोशल बिहेवियर इज एक्सेप्टेड। बाकी देशों में ऐसा नहीं है। बाहर के देशों में इट इज नॉट होमोसोशल, इट इज पैन सोशल। पुरुष पुरुष के साथ भी कंफर्टेबल है, पुरुष स्त्री के साथ भी है, और स्त्री स्त्री के साथ भी है। तो ऐसे देश में अगर हिपोक्रेसी है कि नहीं 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 ये होमो ये वगैरह, ये तो सब अननेचुरल है, इलीगल है, इमोरल है, वगैरह वगैरह, संस्कृति के खिलाफ है, तो फिर इसका क्या मतलब निकला कि हम सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ये क्यों ट्रिगर हुआ कि आई वॉज वॉन्टिंग टू ब्रेक। मैं इसको बोलते हैं ना, चुप्पी तोड़ना चाहता था। हम अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक मेरे गॉडफादर थे, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। वो मुझे हमेशा कहते थे कि देखो, अगर तुम्हें सचमुच में भारत में बदलाव लाना है ना तो भगत सिंह बनने की जरूरत है। तो मैंने कहा अभी कोई नहीं बने तो मुझे नहीं मालूम कोई बनना चाहेगा कि नहीं, मैं बन जाता हूँ। मैं भगत सिंह बन जाता हूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। ऐसे करके मैंने सबकी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दिया कि मैं गे हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और फिर मैंने कहा जो होगा जो देखा जाएगा, अगर मुझे मार भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे मरने से ये मूवमेंट तो नहीं बंद होने वाला है, और ज्यादा तेज हो जाएगा। अभी भी थ्रेट है आपको? आते हैं थ्रेट्स, आते रहते हैं। देखो मैंने कहा ना कि लोग को एक ईर्ष्या भी होती है ना कि वो इतना कैसे आगे चला गया, और तो होता है, पर दैट इज ह्यूमन नेचर, तो पर आई एम नॉट स्कैर्ड। मुझे मरने का डर नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरे राह पे चल रहा हूँ, सच्ची राह पे चल रहा हूँ। और मुझे ये भी मालूम है, देखो सत्यमेव जयते हमारे ही देश का एक स्लोगन है। राइट। तो अगर मैं सच्ची राह पे जा रहा हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे किस बात का डर है। सो आई एम फाइटिंग माई बैटल ऑन बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सर किम कार्दाशियन के बारे में बताइए, कैसी दिखती हो? बहुत क्लोजली आप। हाँ, किम के बारे में एक मजेदार चीज मैं और बताना चाहता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स दिस शो वाज वेरी गुड, इट वाज फैंटास्टिक। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मतलब एक दिन उन लोगों से मुलाकात होगी और ये सब करने का मौका मिलेगा। किम के शो में जाने से पहले भारत में जो खास करके युवान वर्ग में जो था कि नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को तो पार्टीज में बुलाना नहीं चाहिए, ये तुम हमको अछूत समझते थे कि इनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, हाथ लगाने से शायद हम गे बन जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों में गलत फहमियाँ थी। तो पीपल वर नॉट ट्रीटिंग मी वेल विद द यूथ पॉपुलेशन। मैं जैसे ये शो करके वापस आया, मैजिक हो गया है, एक जात का जादू हो गया। जो लोग मुझे घृणा करते थे वो लोग मेरे पास आने लगे एंड बोलने लगे कैन वी टेक अ सेल्फी विथ यू। मैंने कहा सेल्फी, लेकिन मैं तो क्रिमिनल हूं ना। नहीं 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 नहीं, आप तो फरिश्ते हैं। मैंने कहा बाप रे बाप, एक किम शो में क्या गया मैं, एक क्रिमिनल से मैं एक फरिश्ता बन गया। मतलब कितना बदलाव आया सिर्फ एक शो में जाने। क्योंकि किम कार्दाशियन का जो शो है वो युवान पॉपुलेशन में बहुत पॉपुलर है। राइट। और उस शो में अगर मैंने जाके, किम ने अपने मुंह से बोला कि ये चीज़ गलत नहीं है और ये सही है वगैरह वगैरह, और उसके साथ बैठने उठने से इतना फर्क पड़ सकता है, तो कितने लोगों के मतलब कितने लोगों में मैंने बदलाव देखा है। पूरा मतलब उल्टा हो गया। अभी तो लोग मुझे सामने से चल के बुलाते हैं कि नहीं प्लीज आप आओ हमारे यहाँ आओ, हमारे, क्योंकि नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी। आई एम द ओनली रॉयल व्हिच हैज बीन ऑन द कार्दाशियन शो। एग्जैक्टली। सो पर मैं ये कहता हूँ कि क्यों हमें किम कार्दाशियन की जरूरत पड़ी बदलाव लाने की। हाँ। क्या हम लोग हमारी संस्कृति को नहीं देख सकते पीछे? मैंने जैसे भी उदाहरण दिए कि हमारे संस्कृति में सब है, फिर भी हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। सर ये ऐसा क्यों हुआ? मुझे भी थोड़ा, आपने ये बात बोली, मुझे भी ये समझ नहीं आता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो इज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री
और शी इज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री, उनके आने से, उनके होने से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसा क्यों है? जबकि हम हाँ, सबसे ज्यादा रिच कंट्री है, Exactly. हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हाँ। हैं हर फेज में, हर तरीके से, हर सब्जेक्ट पर। तो क्या प्रॉब्लम आ पड़ी है कि हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे और हम उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, या अब अगेन वो चेंज हो रहा है? हाँ, अभी देखो ना, कोई भी चीज को ले लो, आई मीन ये तो खैर वेस्टर्न इनका मामला है। योगा, संस्कृत, नेचुरोपैथी, ये सब चीज इंडिया, आयुर्वेदा, ये सब इंडिया का देन है। और ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ बाहर ज्यादा पॉपुलर है हमारे देश के बजाय। क्यों ऐसा हो रहा है? वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर इंडियन थिंग्स? हमको वेस्टर्नर्स को कॉपी करना है, और वहाँ के बाहर वाले लोग जो है, जो जर्मन जाके यहाँ के संस्कृत सीख रहे हैं, योगा प्रैक्टिशनर्स हो रहे हैं, आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग हैं जो हम उनको कॉपी करते हैं। तो इट इज अ रिवर्स थिंग ना। तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग लैकिंग इन आवर अपब्रिंगिंग। जो हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो माँ बाप हमको संस्कार देते हैं, या हम जो एजुकेशन कर रहे हैं, जो हमारा जो सराउंडिंग है, उसमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से हमें हमारी चीज़ की वैल्यू नहीं, हमें बाहर की चीज़ की वैल्यू है, और बाहर वाले हमारी चीज़ की को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, यू नो। तो ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी चेंज जरूरी है लाना, कि हमें हमारी चीज़ की कदर होनी चाहिए ना। क्यों हमें बाहर की चीज़ की वैल्यू है और हमारे खुद की पर वैल्यू नहीं है? दैट इज़ नॉट राइट। ट्रू। सर आप 60s बॉर्न हैं। जी हाँ। तो 60 से लेके 80s, 80s से लेके 2000, और 2000 से लेके अब तक, इन 3 फेजेस में, इन 20 सालों के दरमियान आपकी जो कम्युनिटी है उसके बारे में लोगों को सोचना या लोगों का नजरिया कितना चेंज हुआ? तो देखो, मैं अगर सही मायने में बोलूँ ना, तो HIV और एड्स के आने के बाद में काफ़ी बदलाव आया है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, और बाकी काफ़ी देशों में। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भले HIV एंड एड्स हैज़ बीन कर्स टू द सोसाइटी, बट इट हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू द LGBT कम्युनिटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HIV आया सबसे पहले भारत में 1986 में। ओके। वर्ल्ड में तो 82 में कैसे कुछ आ गया, 86 एंड 80s में भारत में आया। तब तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि HIV क्या है। एंड देन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। 1990s में तो बहुत जल्द स्प्रेड होने लगा। फिर 1990s के मिडिल में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये रोग को अगर काबू में नहीं लाएंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे दूसरे देश बर्बाद हो रहे थे। और फिर उनको मालूम पड़ा कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ में काम करना बहुत जरूरी है इस रोग को काबू में लाने के लिए। और उसमें से एक वर्ग था गे समुदाय या ट्रांसजेंडर समुदाय। तो गवर्नमेंट ने हम जैसे लोगों के साथ में मिलना चालू किया, और हम जैसे लोगों को बोला कि आपके कुछ ग्रुप्स हो तो बनाओ, या हम मदद करेंगे बनाने में। और उन ग्रुप्स को प्रोजेक्ट्स देने चालू किए, उन ग्रुप्स को मदद करनी चालू की। और उसी तरह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, लक्ष्य ट्रस्ट, उसकी स्थापना हुई। गवर्नमेंट ने हमको बुलाया कि हम आपको फंड देना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये कब हुआ? ये 2000 में हुआ। ओके, मतलब 1995 में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बना भारत में, जिसका नाम है हमसफर ट्रस्ट, जो LGBT पॉपुलेशन के ऊपर काम करने वाला सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की मदद से वो ऑर्गेनाइजेशन बना है। ओके। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्य ट्रस्ट, वो भी गुजरात गवर्नमेंट ने हमको इनवाइट किया और बोला कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि भी हम क्रिमिनल हैं। क्योंकि लॉ में, इसलिए कई लोग, जब पत्रकार जो बाहर से आते थे, विदेश से, उनको समझ में नहीं आता था कि आपके देश में क्या दो अलग अलग सरकार है क्या। एक तरफ आपकी सरकार बोलती है कि आप गुनहगार हो, और दूसरी तरफ आपको सरकार आपको पैसे भी दे रही है और आपको फंड भी, मदद भी कर रही है। हमको समझ में नहीं आती है बात। तो फिर मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, हमारी सरकार एक ही है, लेकिन क्योंकि HIV एड्स हमारे देश में फैल रहा है, इसलिए अगर आज गवर्नमेंट का ऑफिसर बाहर जाएगा और बोलेगा कि कोई गे से मुलाकात करना चाहेगा, तो वो नहीं व्यक्ति उनको सामने आएगा ना। हम गे हैं, हम गे से बात करेंगे तो हमारे साथ अच्छा रेपो होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो इसलिए HIV एड्स की वजह से मैं जो बोल रहा हूँ कि 1960s से 80s में इतना कुछ देखने को नहीं मिला। इतना बहुत कम
मतलब लोगों को मालूम था कि क्या है, इतना लिटरेचर भी नहीं था, फिल्म में भी नहीं आता था, मजाक उड़ाया जाता था हमारे साथ में। 80s और 2000 के बीच में काफ़ी बदलाव आया भारत में, जब HIV जब आया, उसके बाद हम सफ़र ट्रस्ट, लक्ष्य ट्रस्ट, फिर बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस भारत में उनकी स्थापना हुई। अभी हमारे देश में ऑलमोस्ट 150 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ LGBT पॉपुलेशन पे काम करती हैं। और हमारा एक अभी सोसाइटी है, हमने एक सोसाइटी रजिस्टर किया है जिसका नाम है इन्फोसेम, इंटीग्रेटेड नेटवर्क फॉर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, जो एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है LGBT के ऊपर काम करने वाले संस्थाओं का। सर बहुत से लोग आपकी इस गे वाली साइड को तो जानते ही हैं, ये भी जानते हैं कि यू आर वर्किंग फॉर LGBTQA कम्युनिटी, ये भी जानते हैं दैट यू आर अ सोशलाइट, ये भी जानते हैं दैट यू आर द फर्स्ट रॉयल फैमिली मेंबर्स हु वाज पार्ट ऑफ किम कार्दाशियंस शो, बट ये नहीं जानते कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं। यू आर अ वेरी गुड हार्मोनियन प्लेयर। यस। तो कुछ उसके बारे में बताइए, कब से वो स्टार्ट हुआ, कब से आपको ऐसा लगा कि ये भी एक मेरा साइड है, और आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं थोड़ा। हाँ, तो एक्चुअली मैं अपने आप को LGBT राइट्स एक्टिविस्ट भी नहीं बोलता हूँ। आई कॉल माई सेल्फ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बिकॉज मैं हर एक ऐसे इंसान के साथ काम करता हूँ जिसका मानव अधिकार छीना गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इवन बहनों के साथ, विमेन के साथ भी काम करता हूँ। आई वर्क फॉर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मैं जानवरों के साथ भी काम करता हूँ, जिनको जानवर तो एक अबोल प्राणी है, उनके साथ तो अन्याय होता ही रहता है। आई रेस्क्यू एनिमल्स। ट्राइबल पॉपुलेशंस के साथ भी काम कर रहा हूँ मैं, हैंडीकैप के साथ काम कर रहा हूँ। आई वर्क विद विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको देख नहीं सकते हैं। तो आई वर्क फॉर ऑल दीज पीपल जिनके साथ भी अन्याय हुआ है। वैसे हर एक लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मोर ऑन हॉबी और पैशन को लेकर अगर मैं कहूँ तो यस, आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राइट सिंस एज ऑफ 5 साल की उम्र में मैं हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद में 12-13 साल की उम्र में मैंने संगीत में विशारद भी कर लिया। आई वॉज एजुकेटेड, आई डिड माई ट्रेनिंग इन मुंबई। और फिर उसके बाद में मैंने तबला सीखा। देन आई स्टार्टेड लर्निंग हारमोनियम फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड म्यूजिशियन, पंडित पुरुषोत्तम वालावलकर। ऑलमोस्ट 14 साल उनसे सीखा। एंड देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, बिकॉज मुझे था कि मुझे भारत की संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। इफ़ यू सी मी वेयरिंग, मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनता हूँ, मैं हमेशा इंडियन में बैठता हूँ। इसलिए मुझे भारत की संस्कृति की तरफ बहुत लगाव है। और मैंने देखा कि लोग का जो खिंचाव है वो वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जा रहा है, और हम भारत की हमारी जो संस्कृति है लुप्त होती जा रही है संगीत के क्षेत्र में। तो मैंने परफॉर्मेंसेस देने शुरू किए। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि वही व्यक्ति संगीत का प्रचार कर सकता है जिसकी रोजी रोटी संगीत के ऊपर निर्भर नहीं है। तो फिर वैसे कर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं। हाँ, तो फिर मैंने वो किया है। आई हैव ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक फेस्टिवल्स, अभी भी म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, वेयर आई एम ओनली एंड ओनली प्रमोटिंग प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन फॉर्म ऑफ वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस फॉर्म्स। तो मैं वो पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से, इससे भी ज़्यादा टाइम से करता आ रहा हूँ, टू गिव अ प्लेटफॉर्म के आज के युवान पीढ़ी में कैसे उनको मोटिवेट करें और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे करके वो अपना टैलेंट बता सके और उनको ये लुप्त होने से हम बचा सकें। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ LGBTQA कम्युनिटी के लिए या सबके लिए? फॉर एवरीवन, एनीवन, यू नो। हाँ, बट दैट इज अ फैक्ट कि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, यू नो, वी आर क्रिएटिव पीपल, यू नो। हमारे फील्ड में मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, लोग हमको बोलते हैं कि अरे आप ऐसे हैं वैसे। मैंने कहा जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बीइंग LGBT, कितना डल होगा, है ना। बिकॉज हमारे में कितनी क्रिएटिविटी है। फैशन डिजाइनिंग ले लो, मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफी, ये वो आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, कितना हमारे में भरा पड़ा है। ऐसा क्यों होता है सर? इट्स ऑल गॉड्स गिफ्ट मैं कहता हूँ। ऐसा नहीं कि हम गे हैं इसलिए ऐसा है, पर इट्स है, देखा गया है कि यू नो वी आर वेरी क्रिएटिव इन आवर टैलेंट्स एंड आवर फील्ड्स में। हर एक में हम तरक्की कर चुके हैं। तो तो मैं भी स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। मैं विदेश में भी मैंने परफॉर्म किया है, मैंने हॉलीवुड में भी परफॉर्म किया है। आई वॉज इन्वाइटेड टू परफॉर्म वहाँ पे भी मैं लोगों को जानकारी देता हूँ हमारे भारत के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और बस इट इज आई लव माई म्यूजिक और आई लव द पैशन।
अपने इस फेस्टिवल के बारे में और बताइए सर, ताकि बहुत से जो लोग हैं जो नहीं जानते इसके हाँ। बारे में, उन्हें पता लगे कि ये कब होता है, कहाँ होता है, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हाँ, हैं। तो मैंने ये फेस्टिवल जो है मेरे गुरुजी को डेडिकेट किया है, पंडित पुरुषोत्तम वालावलकर, जो दुनिया के सबसे रिनाउंड हारमोनियम प्लेयर थे, जिन्होंने बहुत सारे दिग्गजों के साथ में पंडित भीमसेन जोशी, पंडित C.R. व्यास, पंडित जसराज, शुभा गुरुटू, शुभा मुदगल, किशोरी आमोनकर, ऐसे कई बहुत लोगों के साथ में हारमोनियम बनाया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, 18 घंटे कंटिन्यूस हारमोनियम बजाया था। वेरी फेमस पर्सन। उनके पास से मुझे सीखने का सौभाग्य मिला, और उन्हीं के याद में मैं ये सम्मेलन हर साल में, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है लेकिन मैं नॉर्मली विंटर्स में रखता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम व्हेन वेदर वाइज इज़ ऑल्सो गुड। तो उस वक्त ये फेस्टिवल बड़ौदा में रखता हूँ मैं, और वी इनवाइट म्यूजिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अलग अलग जगह से लोग बजाने आते हैं, गाने आते हैं, नृत्य भी होता है, और हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो स्टेज पे जो गा रहे हैं उनको प्रोत्साहन दे सके। ओके। सीनियर आर्टिस्ट को तो जैसे उनको अगर सामने जो स्टेज पे बैठे हैं और अगर ऑडियंस में सीनियर आर्टिस्ट को देखते हैं तो उनको और प्रोत्साहन मिलता है ना कि हमको अच्छा पेश करना चाहिए। सो द होल आइडिया है इसके संगीत का प्रचार। मैंने एक पब्लिश भी की है बुक कॉल्ड स्वर दर्शन, बेस्ड ऑन माय गुरुजीज एक्सपीरियंसेस ऑफ म्यूजिक। तो वो किताब का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड मराठी एंड गुजराती लैंग्वेज ऑल्सो। तो उसके बहाने से उसके ज़रिए भी हम लोगों के साथ में संगीत का प्रचार करते हैं। तो ये फेस्टिवल होता कहाँ है एग्जैक्टली? ये बड़ौदा में रखते हैं हम लोग, डिपेंडिंग ऑन विच एवर ऑडिटोरियम इज अवेलेबल। ओके। क्योंकि अभी तो मैंने कहा ना, वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा लोगों को है लगाव है, तो हॉल बुक हो जाते हैं। तो जो हॉल अवेलेबल होता है उस हॉल पे हम रखते हैं। यूनिवर्सिटी में, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में रखा है हमने प्रोग्राम, दूसरे भी हॉल ऑडिटोरियम्स में हमने रखा है। स्पेशली मतलब कब रखते हैं ये? मोस्टली नवंबर और दिसंबर महीने में होता है। तो इट्स विंटर टाइम, तो ताकि उस टाइम पे वेदर अच्छा होता है तो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। सर, आपने कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ बहुत से बॉलीवुड स्टार्स भी पढ़ते थे, तो थोड़ा बताइए वो गॉसिप्स कैसी थी और जब आप पढ़ते थे तो आपका किन किन लोगों से इंटरेक्शन और उसके बाद अब तक किन किन लोगों के साथ आपके रिश्ते हैं? मेरे उस समय में भी कुछ क्रशेस थे स्कूल क्रशेस। तो आमिर खान वाज 1 year सीनियर टू मी। आई हैड अ क्रश ऑन हिम, और बिकॉज हम एक ही हाउस में थे। हाउसेस होते थे ना, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू। तो मैं ग्रीन हाउस में था, वो भी ग्रीन हाउस में था, आमिर खान। और ही वाज शॉर्टर देन मी इन हाइट। मेरी हाइट थोड़ी पहले से ही ज़्यादा थी। तो जब भी हाफ पैंट्स पहन के और he would be marching in front of me, I would say, wow, what sexy legs he's got. So I had crush on him. I in fact told him also, I was invited by Amir Khan to be on the show Satyameva Jayate. Wow. So I told him, I said, Amir Khan, you don't know that, but I had a crush on you. And he laughed about it. So I've had my you can say infatuations or crushes on it, which is natural, it's very, very natural for me being gay. I mean, at that time in school, or they were but ताजुब की बात है कि मेरी स्कूल में बॉयफ्रेंड से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स थी। एंड दे वर ऑल्सो बॉलीवुड। एक डिम्पल कपाड़िया की बहन थी, शी डाइड। देन इसकी माला सिन्हा की बेटी थी, वो अभी भी मेरी फ्रेंड है। जैकी श्रॉफ की वाइफ मेरी अच्छी फ्रेंड थी। इनफैक्ट जैकी श्रॉफ की शादी में भी मैं गया था। जब टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था तभी भी मैं उसके घर में गया था। मैंने उसको बोला भी कि भाई ऐसा क्यों नाम रखा है टाइगर? टाइगर तो हमारे यहाँ कुत्तों को बुलाते हैं, तो इसे नहीं मैं क्या करूँ, मेरे ससुराल वालों ने नाम चुना है। तो अभी भी आई एम फ्रेंडली विथ आयशा श्रॉफ के साथ। अभी भी मैं, प्रतिभा जो माला सिन्हा की बेटी है, अभी भी उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है। तो बिकॉज आई डोंट नो, मुझे शुरू से क्यों लड़कियों की तरफ आकर्षण नहीं था, लेकिन लड़कियों की तरफ सहानुभूति थी। मुझे नहीं पसंद था कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो। इसलिए सारी लड़कियां इतनी अच्छी थी मेरे साथ में, उनकी टिफ़िन शेयर करती थी मेरे साथ में कि यू आर द ओनली बॉय इन द होल क्लास जो हमारी रक्षा कर रही है ना। जो उनकी चोटियाँ खींचते थे ना लड़के, यू मस्ट बी ऑल्सो डूइंग द सेम इन स्कूल। तो मैंने उनको अलाउ करता था कि नहीं ऐसा थोड़ी कोई करते हैं हम, उनकी चोटी क्यों पुल करनी चाहिए, इट इज़ नॉट फेयर। तो आई हैड मोर गर्लफ्रेंड्स। बॉयफ्रेंड्स मेरे इतने नहीं थे स्कूल में, गर्लफ्रेंड्स ज़्यादा थी। ओके सर, इंडिया में
मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, टीयर 1, टीयर 2 और विलेजेस में और अब्रॉड में LGBTQ के कम्युनिटी को लेकर क्या माइंडसेट है आज भी? देखो, अब मैं नहीं सोचता हूँ कि छोटी जगह में अलग माइंडसेट है, बड़ी जगह में अलग माइंडसेट है। एजुकेशन के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। Okay. क्योंकि मैंने कहा ना कि एजुकेशन में तो ये है ही नहीं, चाहे आप 2 टीयर से हो या 3 टीयर में, एजुकेशन इज द सेम एवरीवेयर, यू नो। पर इट इज द माइंडसेट ऑफ द पर्सन, और वो व्यक्ति कितना एक्सपोज है ये चीज को लेकर, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। और मैंने तो देखा है कि जो स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल भी गुजरात में, तो हम लोग पिछले 24 साल से लक्ष्य ट्रस्ट के साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ का जो, अगर मैं माइंडसेट कंपेयर करूंगा टू स्टेट्स जहाँ पे इतने ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है पुराने वाले, तो वहाँ पे बदलाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी ये स्टेट की बात करूँ तो आज गुजरात गवर्नमेंट को मेरे पर गर्व है। आज हम लोग उनके साथ में मिलकर और हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तब गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया है एज अ मेंबर ऑफ गे कम्युनिटी टू रिप्रेजेंट देम इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, विच इज अ ग्रेट थिंग। आज मेरे पोस्टर्स बनाए हैं गुजरात गवर्नमेंट ने कॉन्डम प्रमोशन के लिए, knowing fully well that I'm gay. You go to any hospital in Gujarat, you go to bus stand, railway stations, even public urinals. में एक बार I went to a public urinal in the railway station. I saw my big poster on the wall. So so that change has happened because we have educated people. हम 24 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो ये इसलिए इतना ये मतलब एक्सपोजर है, लोग जानते हैं इसके बारे में, and that's why there is more acceptance. So you mean to say it's more about observation, yes, and acceptance. yes. तो ये इससे गांव का, शहर का, अब्रॉड का कुछ कोई मायना नहीं है। हाँ, गांव में भी मैंने बदलाव देखा है। हमने तो गांव में शुरू किया। हमने जब लक्ष्य शुरू किया था, we started in a village. Okay. We didn't start in a city. छोटे से गांव में हमारी शुरुआत हुई थी, तो वहां से हमने बदलाव लाना शुरू किया, फिर हम बड़े शहर में आए। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा शहर हो, छोटी जगह हो, इट इज ऑल अबाउट अपनी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारी मेंटालिटी क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है। एंड मेनी फैक्टर्स आर डिटरमाइन। मैंने जैसे बोला, हमारे संस्कार मैटर करते हैं, हमारे सर्कल कैसा है उस पर मैटर करता है, हमारा एक्सपोजर कितना है, हम कितने लोगों को जानते हैं, उसके ऊपर मतलब इट वर्क्स। इवन अभी हमारे अभी नहीं, कुछ साल पहले जब यहाँ पे MP के इलेक्शन थे, वो MP खुद हमारे पास में आए और बोला कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है वोट हमको जिताने के लिए, और हमने उनकी मदद की और वो हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीते वो बड़ौदा। नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ जरूर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू द LGBT कम्युनिटी। बालू शुक्ला उनका नाम है, अभी भी वो MLA हैं बड़ौदा से। और एंड वी हेल्प्ड हिम विन द इलेक्शन, और हमारे पास में आए, हमारे कम्युनिटी से उन्होंने ब्लेसिंग्स ली और हमें वो लेके गए। उस समय कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, फिर भी वो हमको लेके गए दिल्ली, हमको मिनिस्टर से मिलवाया, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, शैलजा नाम था उसका। और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, उसके पहले हम लोग शैलजा को मिल चुके थे ये बालू शुक्ला के जरिए। सो दैट्स हाउ वी हैव ब्रॉट अबाउट चेंज in many areas, क्योंकि लोग हमको समझते हैं तो फिर हम भी उनकी मदद करते हैं। सर, रॉयल फैमिली का आप एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, वो जिंदगी और जब आप इस तरीके से बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान की तरह बैठे हुए हैं, ये जिंदगी, कितना डिफरेंस है फर्स्ट। एंड सेकेंड, आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में यही है कि रॉयल फैमिली से हैं तो वो बग्गी वग्गी आती होगी, चढ़ते होंगे और बहुत सारे लोग होंगे आगे पीछे। जबकि मैं जब आया आपसे मिला तो यू वर लाइक अ कॉमन मैन, तो बहुत ही इजीली आप बात कर रहे थे, बहुत ही इजीली मिल रहे थे। तो ये जो थोड़ा मिसकंसेप्शन है, थोड़ा इसके बारे में भी ब्रेक डाउन करें कि जो रॉयल लाइफ है आपकी, वो एग्जैक्टली जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसी है या नॉर्मली हो आपकी? देखो, मैंने जैसे बोला है, ये सब ब्रिटिशरों की करामत है। वो नहीं चाहते थे कि हमारा इमेज अच्छा हो, तो तब से लेकर अभी तक, अभी भी बॉलीवुड में हमको ये एक ठाकुर के जैसा बताया जाता है कि जुआ खेल रहा है और प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। इट इज़ नॉट द फैक्ट, वी आर लाइक एनी कॉमन पीपल। मतलब जो पिक्चर्स में बताया जाता है, जो हम कहानियाँ सुनते हैं, दैट इज़ नथिंग टू डू विथ आवर लाइफस्टाइल।
तो इनफैक्ट मेरे जो परदादा थे जो वो द लास्ट महाराजा ऑफ राजपीपला बिफोर वी हैंडेड ओवर आवर स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, वो तो भेष बदल के जाते थे नगर में देखने के लिए कि लोगों की क्या मुसीबत है, यू नो, कि क्योंकि अगर वो महल में बैठ के और पूछेंगे कि तो बोलेंगे सब बराबर है, लेकिन वो जाते थे देखने के लिए। और मैं भी उनके अनुसार मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ। आई ट्रैवल इन, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं एसटी बस में जाऊँ या ट्रेन में जाऊँ, बट आई वांट टू सी व्हाट इज़ द पीपल्स बिहेवियर, व्हाट डू दे थिंक अबाउट मी। तो अभी भी आप जाते हैं? यस आई डू दैट एंड आई गेट आंसर्स, आई गेट पीपल। अभी भी काफ़ी लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, यू नो, बिकॉज भेष बदल के मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि अभी मीडिया में सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए आई हैव टू बी। मैं जाता हूँ कई बार, लोगों से पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे राजपीपला के राज परिवार में कौन कौन है, मुझे बताओ। तो वो बोलते हैं है वो है ये है, वो एक प्रिंस है, उनको प्रिंस का म्यूजिक का बहुत शौक है और ये वो। तो आई गेट टू नो, यू नो, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मी बीइंग गे एंड ऑल दैट। वो मुझे एक संगीतकार के रूप से देखते हैं कि वो तो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, उनके प्रोग्राम में जाना चाहिए। मुझे भी इनवाइट किया एक बंदे ने मुझे भी बोला कि आपको भी जाना चाहिए, यू नो, वहाँ पे उनके फेस्टिवल में। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे इनविटेशन मिलेगा तो मैं जाऊँगा। तो हाँ, अपने हस्बैंड के बारे में बताइए सर, वो कितना सपोर्ट करते हैं, कब आप पहली बार मिले उनसे? यस, सो ही इज़ अमेरिकन। हमारी शादी को 11 साल हो गए। आई गॉट मैरिड इन यूएस। अभी हम लोग हमारा मेमोयर छापने जा रहे हैं। हमारे 10 साल का अनुभव हमने किताब के ज़रिए हमने दोनों ने लिखा है, और जल्दी उसका रिलीज़ होने वाला है, अमेरिका में पब्लिश हो रहा है। और ये किताब से काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा कि दो अलग अलग कल्चर से, एक अमेरिकन, एक भारतीय, एक ईसाई, एक हिंदू, एक वेस्टर्नर, एक ईस्टर्नर, दो कल्चर से कैसे लोग, दो, मैं तो कहूँगा दो व्यक्ति नहीं लेकिन दो आत्माएं कैसे साथ में जुड़ी है और इतने साल साथ में रहे हैं, और एक दूसरे को एक का साथ देकर और जीवन चला रहे हैं। और सिर्फ चला ही नहीं रहे, कितने लोगों के साथ में मिलकर हम काम करते हैं। आज जो ही इज़ वेरी मच लाइक बाय द गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स उसको बहुत पसंद करते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अमेरिकन, नॉट नोइंग टू, उसको हिंदी आती नहीं है, गुजराती आती नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता है, फिर भी लोग उसको चाहते हैं, बिकॉज दे सी अस एज अ टीम। देखते हैं कि हम एक साथ मिलके। और मैं तो कहता हूँ आजकल देखो, मैरिज इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज, यू नो बेटर देन मी, क्या उसका बोलना है, नो, कितने डिवोर्सेज हो रहे हैं। पति पत्नी भी एक साथ सिर्फ एक नाटक के रूप में रहते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। हम सही मायने में एक कपल के जैसा रह रहे हैं। वी डोंट डू ड्रामा के, नहीं, हम तो सबसे सुखी एक कपल है, हम ढोंगबाजी करने में विचार नहीं करते, हम जो सच्चाई है वो करते हैं। लेकिन कितने हेट्रोसेक्सुअल कपल्स मैंने देखा है, सिर्फ दिखावे के खातिर वो लोग एक साथ रहते हैं। वो बुरी तरह से पत्नी को पीटा जा रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं लड़ रहा हूँ केसेस, मैं आई एम वर्किंग फॉर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कितने महिलाएं मेरे पास में आती है कि मेरा पति तो पूरे दिन पीता रहता है, मुझे मारता रहता है। क्या फ़ायदा है ये सब शादी का? तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं न्याय मिलना चाहिए? हम समाज के लिए कितना कर रहे हैं, कितना हम योगदान दे सकते हैं। तो और हम कोई नाटक भी नहीं कर रहे हैं, हम सही मायने में एक साथ में रहें, तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं न्याय मिलना चाहिए? सर, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा और बताइए। आई मीन, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, आपके फादर अब एजेड हो चुके हैं, उनका सपोर्ट आपके इस जर्नी में कितना था और अब है, और अदर रिलेटिव्स आल्सो, वो क्या सोचते हैं आपकी इस जर्नी के बारे में, आपके इस स्टेप के बारे में? तो देखो, हर एक में तो मैंने जब सबसे पहले जब मैं बाहर मैंने जब इंटरव्यू दिया था, तो मैंने यही बात कही थी कि मैं लोगों को मैं मतलब दोषी नहीं ठहराता हूँ। जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनकी अज्ञानता को दोषी ठहराता हूँ, और मेरा फ़र्ज़ बनता है एज एन एक्टिविस्ट कि मैं उन लोगों को अज्ञानता से दूर करके सच्चा ज्ञान दूँ। तो मेरे साथ भी वही हुआ। बहुत लोग मेरे अगेंस्ट है जब मैं बाहर निकला था। अब वही लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट है, वो मुझे पहले से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उनकी अज्ञानता दूर की, उनकी गलतफहमियां दूर की, और उनको सच्चा ज्ञान दिया कि भाई हकीकत ये है। तब जाके लोग समझने लगे। मेरे पिताजी मेरे से अगेंस्ट थे,
मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया था, राज परिवार में से बेदखल कर दिया था जब मैं बाहर आया। अभी आज वही पिता है जिसने मुझे 15 एकड़ जमीन दान में दी है, और उसमें मैं भारत का सबसे पहला LGBT आश्रम बना रहा हूँ। वाह, और उस आश्रम का जीर्णोद्धार भी मेरे पिताजी ने किया। क्या बात है। तो आप देखो कितना बदलाव आया है। एक पिता जिसने मुझे घर से निकाल दिया था, और उसी पिता ने आज मुझे ये एक दान स्वरूप, एक हमारी बहुत पुरानी एक प्रॉपर्टी है, 1920s में मेरे परदादा ने डेवलप की थी, वो 15 एकड़ उन्होंने मुझे दान में दी, और उसका फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने ले किया है। तो ये बदलाव क्यों आया है? क्योंकि मैंने उनको एडुकेट किया, क्योंकि वो भी वही स्कूल में गए हैं जिसमें हम सब जा रहे हैं। तो एजुकेशन के अभाव के कारण उनको भी मालूम नहीं है, इसलिए मैंने बोला मैं उनको दोषी नहीं ठहराता हूँ। पर लेकिन जब वो जानने लगे कि नहीं सही क्या है, तब वही पिता ने आज मुझे सपोर्ट किया। अगर राजा कर रहा है तो फिर प्रजा क्यों नहीं करेगा, है ना? तो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सीनियर्स। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, बट इसके लिए आपको एक बहुत बहुत लंबी जर्नी से गुजरना पड़ा। हाँ, आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए इस पूरे सफर में बहुत से अजीब अजीब पड़ावों से भी गुजरना पड़ा होगा, बट फाइनली जैसा भी आपने कहा, जब अंत भला तो सब भला, सब कुछ अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सी चीज़ें जानने को मिली आपके बारे में, आपकी कम्युनिटी के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। जो मिसकंसेप्शंस हैं वो बहुत दूर हुए, मुझे ऐसा लगता है। और आप एक बहुत ही कॉमन इंसान की तरह हैं, मुझे इतना समझ आया है। वैसा कुछ है नहीं, मैं भी थोड़ा सा घबरा रहा था। मैं कहा प्रिंस से तो पता नहीं उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या डेकोरम होता है। बट आप तो वैसे ही नॉर्मल एक इंसान खड़ा था, वैसे ही खड़े थे, और उसी तरीके से आपने बातचीत शुरू की। और यहाँ भी आपने बहुत ही खुल के बात की मेरे साथ। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए और बहुत ही खुल के बात की। बहुत सी बातें हैं जो शायद हम आगे भी करेंगे, दोबारा आपसे जरूर मुलाकात होगी, बिल्कुल, और भी आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी कम्युनिटी और आपका संघर्ष जो आपने इतने वक्त किया है वो फाइनली उस मकाम तक पहुंचे जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सो आई रियली विश गुड लक टू यू एंड योर कम्युनिटी, और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।